हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं नियो मार्क्सिस्ट थियरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि मार्क्सिज्म में डिफरेंट स्ट्रैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या ऐसे में कोई नियो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी है? ये हम आज जानेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में नियो मार्क्सिज्म का इमर्जेंस हुआ लगभग इन द मिड 20th सेंचुरी, क्योंकि ऐसी कई प्रॉब्लम्स थी जो कि ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म या क्लासिकल मार्क्सिज्म एड्रेस नहीं कर पाया। जो मार्क्सिज्म की प्रेडिक्शंस थी, जैसे कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरी, वो भी सच साबित नहीं हो रही थी। इनफैक्ट बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में तो कोई प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ, सिर्फ एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन था जो कि सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसे में ये माना जाने लगा कि मार्क्सिस्ट थिंकिंग्स जो है वो एक फेलियर है, ये एक यूटोपिया है जिसे रियलिटी में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है। एंड फिर टुवर्ड्स द 1920s एंड द 1930s स्कॉलर्स इस बात पर काम करना शुरू कर देते हैं कि मार्क्सिज्म के आइडियाज में क्या ड्रॉबैक्स थे, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, कैसे हमें बदलते समय के अनुसार इन आइडियाज को बदलने की जरूरत है, कंटेम्प्ररी टाइम्स में रेलेवेंट बनाने की जरूरत है। और उसी से इमर्ज होती है नियो मार्क्सिस्ट थियरी या नियो मार्क्सिज्म। इन्हीं में से एक प्रॉब्लम ये मानी गई थी कि जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है ये सिर्फ इकोनॉमिक रियल या इकोनॉमिक स्फेयर पर ज्यादा फोकस करता है, बजाय कि पॉलिटिकल और कल्चरल स्फेयर पर बात करने के। ये इस बात को स्टडी नहीं करता कि कैसे जो बुर्जुआ क्लास है वो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का यूज करके सोसाइटी में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करती है और प्रोलेटरी को एक्सप्लॉइट करती है। तो इसी बात पर एम्फेसाइज किया नियो मार्क्सिस्ट ने, और यही इनकी मेजर थीम है। नियो मार्क्सिस्ट आर कंसर्न्ड विद द सुपरस्ट्रक्चर। याद है कि मार्क्सिज्म क्या कहता था? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करता था। काफी बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इकोनॉमिक बेस सुपरस्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। सुपरस्ट्रक्चर में क्या आता है? मीडिया, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन। तो अकॉर्डिंग टू नियो रियलिज्म जो सुपरस्ट्रक्चर है, इनके थ्रू भी बुर्जुआ क्लास या डोमिनेटिंग क्लास अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करती है, और वो डोमिनेट करती है सबऑर्डिनेट क्लास को। और इसकी डेवलपमेंट में फ्रैंकफर्ट स्कूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। और इसको क्रिटिकल थियरी भी कहा जाता है। हालांकि ये व्यू पॉइंट थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि एक व्यू पॉइंट ये मानता है क्रिटिकल थियरी जो है इज जस्ट अ पार्ट ऑफ नियो मार्क्सिज्म। ये पूरा नियो मार्क्सिज्म नहीं है, बिकॉज नियो मार्क्सिज्म जो है या नियो मार्क्सिस्ट थियरी जो है ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें हम अलग अलग थीम्स को स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी इमर्ज होते हैं। और ऐसा क्यों है ये अब हम समझते हैं। तो ऐसे क्या व्यू पॉइंट्स हैं नियो रियलिज्म में जिनको लेकर कंफ्यूजन है? देखो, मेनली 2 व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं नियो मार्क्सिस्ट थियरी को लेकर। एक तीसरा भी है, बट उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगी। पहला व्यू पॉइंट ये मानता है कि नियो मार्क्सिज्म में क्या क्या आता है। नियो मार्क्सिज्म में आता है डिपेंडेंसी थियरी और वर्ल्ड सिस्टम थियरी, अलॉन्ग विद ग्राम्शियनिज्म और क्रिटिकल थियरीज। तो इन तीनों से नियो मार्क्सिज्म बनता है। और दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि नियो मार्क्सिज्म में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल थियरीज आती हैं। डिपेंडेंसी, वर्ल्ड सिस्टम और ग्राम्शियनिज्म को माना जाता है मार्क्सिस्ट थियरी का पार्ट। लेकिन हम फर्स्ट व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग नियो मार्क्सिस्ट थियरी को समझने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी थियरीज 20th सेंचुरी में दी गई हैं, और इनके थ्रू मार्क्सिज्म की जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई थी। कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अकॉर्डिंग उसे रेलेवेंट बनाने की कोशिश की गई थी। तो इसीलिए ये तीनों थियरीज और कॉन्सेप्ट्स पार्ट हैं नियो रियलिज्म का इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और जब हम फर्स्ट व्यू पॉइंट को लेकर चलते हैं तो इससे ये बात निकल कर आती है कि नियो मार्क्सिज्म कल्चरल और पॉलिटिकल स्फेयर पे तो एम्फसाइज ज्यादा करता ही करता है, पर ऐसा नहीं है ये इकोनॉमिक स्फेयर को इग्नोर कर देता है, उसकी भी ये बात करता है। तो नियो मार्क्सिज्म के 2 एस्पेक्ट्स हैं। इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डील करती हैं वर्ल्ड सिस्टम एंड डिपेंडेंसी थियरीज,
और कल्चरल एस्पेक्ट से डील करती है क्रिटिकल थियरीज, जो कि ग्रामशी के आइडियाज से इंस्पायर्ड हैं, along with the ideas of Gramsci। तो हम इसी व्यू पॉइंट से नियो मार्क्सिस्ट थियरी को समझने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल थियरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि वर्ल्ड सिस्टम एंड डिपेंडेंसी थियरी को मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, जो कि है ऑन द डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ मार्क्सिज्म। सो डू चेक दैट वीडियो आउट। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि नियो मार्क्सिस्ट थियरी के या नियो मार्क्सिज्म के इंटरनेशनल रिलेशंस में कोर आइडियाज क्या हैं जिनकी ये बात करता है। तो सबसे पहला कोर आइडिया है फोकस ऑन हाउ द बुर्जुआ वैल्यूज आर मेंटेन्ड। नियो मार्क्सिस्ट थियरी सिर्फ इस बात की स्टडी नहीं करती कि कैसे बुर्जुआ प्लोलेटरी को एक्सप्लॉइट करते हैं, बल्कि इस बात की भी स्टडी करते हैं कि कैसे बुर्जुआ सोसाइटी में अपने कंट्रोल को मेंटेन रखते हैं, कैसे ना ही सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर में बल्कि कल्चरल स्फेयर में भी अपने आइडियाज, वैल्यूज और बिलीव्स को मेंटेन रखते हैं। और ये प्लोलेटरी की भी नई डेफिनेशन ऑफर करते हैं। पहले तो इसमें से वर्किंग क्लास आती थी, लेबरर्स आते थे, अब इसमें मिडिल क्लास को भी इंक्लूड कर दिया गया है। नियो मार्क्सिस्ट मार्क्सिज्म के कुछ फीचर्स को क्रिटिसाइज तो करते हैं, बट देयर आर सम फीचर्स जिसको वो रिटेन भी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, लेनिन ने बताया था इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो इट्स डिवाइडेड बिटवीन द कोर एंड द पेरिफेरी। तो इस फीचर को रिटेन किया गया वर्ल्ड सिस्टम थियरी द्वारा, और उसमें एक एडिशन कर दी गई कि कोर है, पेरिफेरी है, और एक और कैटेगरी है जो कि है सेमी पेरिफेरी। वेराज जो नियो मार्क्सिज्म में क्रिटिकल थियरिस्ट हैं, ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर देते हैं कंप्लीटली। ये कहते हैं बेस डिटरमाइन नहीं करता है सुपरस्ट्रक्चर को, बल्कि सुपरस्ट्रक्चर डिसाइड करता है बेस को। इसीलिए जो क्रिटिकल थियरिस्ट हैं दे आर कंसर्न्ड विद सुपरस्ट्रक्चर। साथ ही साथ ये रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर वाले कॉन्सेप्ट को भी रिटेन करते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नियो मार्क्सिस्ट सिर्फ इकोनॉमिक या मटेरियल पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि कल्चरल एस्पेक्ट से भी इश्यूज को अप्रोच करते हैं कि कैसे कल्चरल स्फेयर में डोमिनेंस को मेंटेन किया जाता है। तो एक्सप्लॉयटेशन और डोमिनेशन सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर में नहीं होता है या इकोनॉमिक माध्यम के थ्रू नहीं होता है, बल्कि कल्चरल माध्यम के थ्रू भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस करते हैं, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन। ना ही सिर्फ रिच क्लास पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, बल्कि उनको डोमिनेट भी करती है, जिसकी वजह से जो पुअर या सबऑर्डिनेट क्लास है वो मार्जिनलाइज हो जाती है। और डोमेस्टिक लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी नियो मार्क्सिज्म इन इश्यूज को एनालाइज करता है। ऑल्सो इट्स कमिटेड टू इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स। ये इमेंसिपेशन की बात करता है, इंडिविजुअल्स को और स्टेट्स को फ्री करने की बात करता है। किससे? फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। और ये तभी होगा जब इंडिविजुअल्स और स्टेट्स ये रियलाइज करें कि वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता या सिर्फ कॉपरेशन ही नहीं होता, जिसकी बात रियलिज्म और लिबरलिज्म जैसी थियोरीज करती हैं, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन होता है। कोर जो है वो पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करता है, उनकी रिसोर्सेज, उनके लेबर को एक्सप्लॉइट करता है, उनको यूज करता है। और इससे क्या होता है कि जो रिच हैं वो रिचर होते हैं, जो पुअर हैं वो पुअरर होते हैं। तो ये कोर आइडियाज होते हैं नियो रियलिज्म के इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को अनकवर करने की बात करता है जिनके थ्रू एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, डोमिनेशन किया जाता है या लोगों को मार्जिनलाइज किया जाता है। तो ये थे नियो मार्क्सिज्म के कोर आइडियाज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब बात कर लेते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल की, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नियो रियलिज्म को डेवलप करने में। हालांकि फ्रैंकफर्ट स्कूल कभी भी अपने आप को नियो मार्क्सिस्ट नहीं मानता था। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ने क्रिटिकल थियरी को डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रादर देन नियो मार्क्सिज्म। और क्रिटिकल थियरीज भी डेवलप हुई थी अराउंड 1920s एंड द 30s। और फ्रैंकफर्ट स्कूल ऐसे मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस थियरिस्ट का एक ग्रुप था जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च में वर्क करते थे, जिसको फ्रैंकफर्ट में एस्टैब्लिश किया गया था 1923 या 1923 में, एंड हेंस द रीजन फ्रैंकफर्ट स्कूल।
और मोस्टली इसके जो मेंबर्स थे वो जर्मन जूस थे। ये मानते थे कि हमें सोशल रिसर्च को फिलॉसफी से लिंक करने की जरूरत है। ये भी इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स की बात करते थे, ऐसे स्ट्रक्चर्स को अनकवर करने की बात करते थे जिनके थ्रू ग्लोबल पॉलिटिक्स में इनजस्टिस और ऑप्रेशन किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, सो दैट इंडिविजुअल्स को इमेंसिपेट या फ्री किया जा सके इन स्ट्रक्चर से। तो इसके जो मेन मेंबर्स थे वो थे मैक्स हॉकहाइमर, थियोडोर अडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूज और यॉर्गन हेबरमस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्रिटिकल थियरीज। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी को हम यहाँ नहीं समझने वाले हैं क्योंकि इनको मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि क्रिटिकल थ्योरी जो होती है वो कल्चरल एस्पेक्ट पर फोकस करती हैं। ये बात करती है हेजेमनी की। अगेन इसको भी मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ये थियरी मानती है कि बुर्जुआ क्लास अपना डोमिनेंस सिर्फ फोर्स या कोर्शन के थ्रू मेंटेन नहीं करती है, बल्कि कंसेंट के थ्रू भी मेंटेन करती है। डोमिनेटेड क्लास का या पुअर क्लास का कंसेंट लिया जाता है उनको डोमिनेट करने के लिए थ्रू द यूज ऑफ कल्चरल हेजेमनी, थ्रू द यूज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक मीडिया एंड एजुकेशन। कल्चरल डोमिनेशन जो है वो उनके माइंड में बिल्ड की जाती है। वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं बुर्जुआ क्लास के आइडियाज और वैल्यूज से, क्योंकि इस प्रकार से उनके माइंड को कंट्रोल किया जाता है। तो ये स्टडी करती हैं कि कैसे बुर्जुआ क्लास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स को मिलाकर सबऑर्डिनेट क्लासेस को डोमिनेट करती हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। क्योंकि क्लासिकल मार्क्सिज्म तो मानता था कि ये डोमिनेशन सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर में होता है, बट क्रिटिकल थियरिस्ट मानते हैं कि ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल स्फेयर हर जगह होता है। तो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट हो या कोई इंडस्ट्री, हर जगह सबऑर्डिनेट क्लास को डोमिनेट किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। मार्क्सिज्म से थोड़ा ये डिफरेंट है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को ये रिजेक्ट कर देता है, जो कि मानता था कि बेस डिसाइड्स द सुपरस्ट्रक्चर। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि सुपरस्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। बल्कि ये मानता है कि सुपरस्ट्रक्चर जो है वो बेस को स्ट्रेंथन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डोमेस्टिक स्फेयर हो या ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये उन फैक्टर्स की स्टडी करता है जिनके थ्रू इंडिविजुअल को ना ही सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जाता है, बल्कि उसको डोमिनेट और मार्जिनलाइज भी किया जाता है। सो इट ऑल्सो फोकसेस ऑन बाउंड्रीज एंड सुपरस्ट्रक्चर। ये मानता है कि एक देश को अपनी मॉरल बाउंड्री को एक्सटेंड करना चाहिए। ये लेटर ऑन मैं आपको समझाऊंगी जब हम इसकी ब्रॉड थीम्स को कवर करेंगे। तो ये होती हैं क्रिटिकल थियरीज, जो कि एक कंटेम्पररी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करती है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिटिकल थियरी को समझते हैं तो हम इसे अलग अलग थीम्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ये भी डिफरेंट थीम्स का एक कलेक्शन है जिसके थ्रू थिंकर्स ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं और एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेशन जैसी थीम्स को एक्सप्लोर किया है। तो ये थीम्स हैं हेजेमनी, न्यू मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन, वन डायमेंशनल सोसाइटी, फॉल्स कॉन्शियसनेस, expansion of the moral boundaries, discursive ethics, and concern for the economic migrants. Let's start discussing them one by one. सबसे पहले आता है हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है वर्चस्व या डोमिनेशन, और ये आइडिया इंस्पायर्ड है ग्रामशी से। ग्रामशी तो मानते थे कि दो तरीके की सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है पॉलिटिकल सोसाइटी, दूसरी होती है सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी का ही यूज करके कल्चरल हेजेमनी या डोमिनेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। एंड सिविल सोसाइटी इज नथिंग बट सुपरस्ट्रक्चर। तो सुपरस्ट्रक्चर का प्रयोग करके या मीडिया और एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग करके सबऑर्डिनेट क्लासेस के माइंड में बुर्जुआ क्लास के आइडियाज, वैल्यूज और बिलीव्स डाले जाते हैं। जैसा बुर्जुआ क्लास चाहती है, वर्किंग क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास वैसा ही सोचने लगती है। सबऑर्डिनेट क्लास के माइंड में भी ये बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं अगर जो इनइक्वालिटी है वो भी जस्टिफाइड है, इट इज नेचुरल, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इंफीरियर है और जो बुर्जुआ क्लास है या जो डोमिनेटिंग क्लास है वो सुपीरियर है। अब अगर आपको किताबों में ये पढ़ाया जाए
कि एक क्लास सुपीरियर है, आप इंफीरियर हो। आपकी ये ड्यूटी है कि जैसा डोमिनेटिंग क्लास कहे आपको वैसा करना है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी वो आइडियाज और बिलीव्स आने लगेंगे। आप उस क्लास को सुपीरियर मानने लगोगे, उसके डोमिनेशन को जस्टिफाई करने लगोगे, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग उस तरीके की हो जाएगी। इसी का मतलब है हेजेमनी। और हेजेमनी का यूज करके जो इनइक्वालिटीज हैं उनको नेचुरल दिखाया जाता है उन लोगों द्वारा जिनके पास पावर है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हेजेमनी या डोमिनेशन सिर्फ कोर्शन के थ्रू ही ऑपरेट नहीं करती, बल्कि कंसेंसस के थ्रू भी ऑपरेट करती है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास का कंसेंसस ले लिया जाता है, उनका कंसेंट ले लिया जाता है उनको डोमिनेट करने में। अब अगर वो खुद ही मान रहे हैं कि इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है, तो ये कंसेंट ही हुआ ना, उनकी मर्जी से ये सब हो रहा है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में हेजेमनी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है रॉबर्ट कॉक्स ने, जो कि मानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कल्चरल हेजेमनी को एक्सरसाइज किया जाता है। जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो मीडिया, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, पॉप कल्चर लाइक फिल्म्स एंड सॉन्ग्स, इन फैक्टर्स का प्रयोग करके जो पावरफुल कंट्रीज हैं या जो रिच या कैपिटल स्टेट्स हैं, वो पुअर स्टेट्स पर अपनी एक हेजेमनी या वर्चस्व एस्टैब्लिश करती है। इसलिए कॉक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है दैट थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन, कि मतलब थ्योरी भी न्यूट्रल नहीं है, ये भी डोमिनेटिंग क्लास के पर्सपेक्टिव से होती है। फिर नेक्स्ट बेसिक आइडिया है द फोकस ऑन इमेंसिपेशन। मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो थे वो इमेंसिपेशन की ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते थे। उनके लिए इमेंसिपेशन का मतलब था द मास्टरी ओवर नेचर, नेचर के ऊपर अपनी मास्टरी को एस्टैब्लिश करना। और वो कैसे? थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सबको बेनिफिट कर सके। लेकिन क्रिटिकल थियरिस्ट ने इमेंसिपेशन का एक नया मीनिंग दिया। उनका मानना था कि इमेंसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि मास्टरी ऑफ नेचर, बल्कि इसका नया मीनिंग है द रिकंसिलिएशन विद नेचर। हमें नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा बजाय कि उनके ऊपर मास्टरी करने के। इसके अलावा हेबरमस ने भी अपने विचार रखे हैं इमेंसिपेशन को लेकर। वो मानते थे कि ह्यूमंस का इमेंसिपेशन कैसे हो सकता है? ये हो सकता है थ्रू द रैडिकल डेमोक्रेसी। रैडिकल डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी होगी जिसमें हर एक पर्सन पार्टिसिपेट करेगा, वो डिसीजन मेकिंग का भी हिस्सा होगा, अपना एक एक्टिव रोल प्ले करेगा, लोगों के पास अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सिर्फ स्टेट के सिटीजन्स के पास ही नहीं होंगे, नॉन सिटीजन्स के पास भी ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे। और इसी प्रकार एक सही तौर पर इमेंसिपेशन होएगा। इंडिविजुअल जो है वो इमेंसिपेट या फ्री होगा, वो स्टेट के शैकल से भी बाहर आएगा, बिकॉज नाउ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एग्जिस्ट बियॉन्ड द स्टेट and not just limited to the state boundary. So they focus on emancipation as well. अब आता है false consciousness and one dimensional society, जो कि कंट्रीब्यूशन है हर्बर्ट मार्क्यूज का, और उनके द्वारा दिया गया था 1955 में अपनी बुक इरोस एंड सिविलाइजेशन में, जिसमें वो बताते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज में कैसे ऑपरेशन या अत्याचार किया जाता है लोगों पर। ऐसी सोसाइटीज में जो पावरफुल लोग होते हैं सबऑर्डिनेट क्लासेस की जो अपनी आइडेंटिटी होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और खुद की आइडेंटिटी उन पर इम्पोज कर देते हैं, और इसी के थ्रू क्रिएट की जाती है फॉल्स कॉन्शियसनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं भ्रांत चेतना। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्लोरेटरी को या सबऑर्डिनेट क्लास को ये पता ही नहीं चलता कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई उनको डोमिनेट कर रहा है, अपने आइडियाज उन पर थोप रहा है और प्लोरेटरी की आइडेंटिटी को खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। जो पावरफुल क्लासेस की आइडेंटिटी होती है, जो उनके बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, फेथ होता है, उसी से ये प्लोरेटरी क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगती है। और इससे क्या होता है, सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग समाप्त हो जाती है। सिर्फ एक तरीके का विचार है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, या एक तरीके की थिंकिंग है जो एग्जिस्ट करती है, और इसी को कहा गया है वन डायमेंशनल सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सिर्फ एक तरीके की थिंकिंग होती है, सब लोग एक तरीके के विचार रखते हैं, एक ही तरीके के आइडियाज, वैल्यूज और बिलीफ सोसाइटी में होते हैं, और वो होते हैं डोमिनेटिंग क्लास के आइडियाज, उनकी वे ऑफ थिंकिंग।
जो कि वो इम्पोज करते हैं सबऑर्डिनेट क्लासेस पर या प्लोरिटरी क्लास पर। तो आप देख सकते हैं ग्रामशी की जो कल्चरल हेजेमनी है, उस कॉन्सेप्ट का प्रभाव यहाँ इस फॉल्स कॉन्शियसनेस और वन डायमेंशनल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में पड़ रहा है। और क्रिटिकल थियोरी का पर्पस भी यही है कि ऐसे लोग जिनके दिमाग में ये फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट कर दी गई है, उनको जगाना, उनको उनके रियल इंटरेस्ट के बारे में बताना, सबऑर्डिनेट क्लासेस को फॉल्स कॉन्शियसनेस से बाहर लाना, इस वन डायमेंशनल सोसाइटी से बाहर लाना। क्योंकि अगर उनके दिमाग में फॉल्स कॉन्शियसनेस रही तो वो ऐसी चीजें करेंगे जो उनको करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करेंगे जिसको उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट बिकॉज टीवी के थ्रू उनके माइंड में ये डाला गया है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो वो उसको खरीदेंगे। और इसी के साथ ही साथ वो एक और बात बताते हैं वन डायमेंशनल सोसाइटी में कि अब वर्कर क्लास जो है उसको सिस्टम द्वारा एब्जॉर्व कर लिया गया है। बुर्जुआ क्लास ने अपने आइडियाज, वैल्यूज और बिलीव्स वर्कर क्लास पर इम्पोज कर कर उनको अपने कैपिटलिस्ट सिस्टम में एब्जॉर्व करवा लिया है, जिसे कहते हैं ना कि सिस्टम में समा लिया है। उनको ये लगने लगता है कि स्टेट और बुर्जुआ क्लास तो उनके इंटरेस्ट में वर्क कर रही है, सो दैट्स व्हाई द वर्कर क्लास इज नो लॉन्गर अ थ्रेट। ना ही वो किसी प्रकार का कोई रिवोल्ट कर सकती है, सिंस नाउ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं विद द बुर्जुआ वैल्यूज। तो ये होता है फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड वन डायमेंशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, which is the basic theme of neo-Marxist theory. Now comes the expansion of moral boundaries, जो कि एंड्रू लिंकलेटर के साथ एसोसिएटेड है। इसमें वो सिंपली ये बता रहे हैं कि एक स्टेट को या एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को अपनी मॉरल बाउंड्रीज को या नैतिक सीमाओं को एक्सपैंड कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ये थोड़ा सा एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें वो सॉवरन स्टेट्स के बॉर्डर्स की इमेंसिपेशन की बात करते हैं। लिंकलेटर मानते हैं कि इमेंसिपेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू एक सॉवरन स्टेट के जो बॉर्डर्स हैं या जो एक स्टेट की सीमाएं हैं, उनकी मॉरल सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। अक्सर ये माना जाता है कि एक स्टेट की बाउंड्री के विद इन जो सिटीजन्स रहते हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस मिलते हैं, और इसी को वो एक्सपैंड करने की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिसमें नॉन सिटीजन्स को भी वही ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस मिले जो कि एक स्टेट में सिटीजन्स को मिलती हैं। इसी को वो कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ मॉरल बाउंड्रीज। एक्सपेंशन ऑफ मॉरल बाउंड्रीज का मतलब ये है कि स्टेट की बाउंड्री के बियॉन्ड जो लोग रह रहे हैं, जो बियॉन्ड नॉन सिटीजन्स रह रहे हैं, वो वही ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस एंजॉय करें जो कि सिटीजन्स करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली आप समझ के देखिए कि एक देश के सिटीजन को ये राइट मिला हुआ है कि उसके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके पास फ्रीडम टू ट्रैवल है, वो किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर सकते हैं विद इन द कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो यही राइट अब एक नॉन सिटीजन को दिया जाए जो कि दूसरे देश में रहता है, उसके भी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ मॉरल बाउंड्रीज का। साथ ही साथ इसके अलावा वो बताते हैं कि ऐसा होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस है उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए। जिस तरीके से अभी गवर्न किया जा रहा है, जिन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू गवर्न किया जा रहा है, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और इसी में वो एग्जाम्पल देते हैं ईयू का या यूरोपियन यूनियन का। वो मानते हैं कि ईयू के थ्रू मॉरल बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया गया है, और ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एक प्रोग्रेसिव टेंडेंसी है या इमेंसिपेशन है। और इसके थ्रू क्या हो रहा है, स्टेट्स का जो अपने सिटीजन्स पर कंट्रोल है वो थोड़ा कम होने लगा है। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इंडिविजुअल को इमेंसिपेट करने की या फ्री करने की कोशिश की गई है स्टेट से, जो कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करता है, जिसमें एक स्टेट की मॉरल बाउंड्री उस स्टेट की स्टेट बाउंड्री या नेशनल बाउंड्री को एक्सीड कर जाती है। उसके बाद आता है डिस्कर्सिव एथिक्स, जिसे डिस्कोर्स एथिक्स भी कहा जाता है, और ये दिया गया था यॉर्गन हेबरमस द्वारा। डिस्कोर्स एथिक्स के थ्रू, वैसे तो ये बहुत ही एक डीप कॉन्सेप्ट है, बट हम इतनी गहराई में नहीं जाने वाले हैं।
हम सिर्फ और सिर्फ इसे आईआर के पर्सपेक्टिव में समझ रहे हैं। वो मानते हैं कि एक्शंस अगर कम्युनिकेशन के फॉर्म में हो बजाय कि स्ट्रैटेजी की फॉर्म में होने के, तो वो ज़्यादा बेटर होएगा। अगर हम वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को बातचीत के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, डायलॉग के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकें, तो एक जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड क्रिएट हो सकता है। तो ये एम्फसाइज करते हैं कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पे, टू क्रिएट एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर जस्टिस है और इक्वालिटी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थीम, इमेंसिपेशन कैसे हो सकता है? कम्युनिकेशन के थ्रू। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थीम इज द कंसर्न फॉर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स। इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं ऐसे लोग जो दूसरे देशों में चले जाते हैं। वो वर्क के लिए जा सकते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकते हैं। और ऐसे जो माइग्रेंट्स होते हैं, ये गलत पॉलिसीज की वजह से लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फेस करते हैं। उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। तो इसलिए स्टेट को अपने रोल को रीथिंक करने की जरूरत है। बेटर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है इकोनॉमिक माइग्रेंट्स के लिए। इस कॉन्सेप्ट को आप रिलेट कर सकते हो जो एक्सपेंशन ऑफ मॉरल बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट है। उसमें कहा गया है कि नॉन सिटीजन्स के लिए वही राइट्स हों जो कि सिटीजन्स के लिए हैं। तो इसी प्रकार जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, जो कि दूसरे देशों से आए हैं, उनके लिए स्टेट बेटर पॉलिसीज बनाए, उनको बेटर राइट्स प्रोवाइड करें। और ये जो थीम रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मार्जिनलाइजेशन से। मार्जिनलाइजेशन को भी क्रिटिकल थियोरी स्टडी करती हैं। तो ये मान के चलती हैं कि कुछ एथनिसिटीज ऐसी होती हैं या कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन सिटीजन्स होने की वजह से मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। और इन्हीं नॉन सिटीजन्स के बारे में स्टेट को समझने की जरूरत है, अपने रोल को रीथिंक करने की जरूरत है, सो दैट दे आर नो लॉन्गर मार्जिनलाइज्ड। साथ ही साथ वो कहते हैं कि माइग्रेंट्स का जो कंटेम्प्ररी मीनिंग है उसको भी रिकंसिडर करने की जरूरत है, दोबारा से उसके बारे में सोचने की जरूरत है। माइग्रेंट का स्टेटस होने की वजह से लोग रिसोर्सेज को प्रॉपरली अवेल नहीं कर पाते हैं और ना ही उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल पाती हैं। तो इसीलिए स्टेट को माइग्रेंट्स के बारे में सोचने की दोबारा से जरूरत है और उनके लिए बेटर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, सो दैट दे आर नो लॉन्गर मार्जिनलाइज्ड इन द स्टेट। तो ये थी क्रिटिकल थियोरी की मेन थीम्स, जिनके थ्रू क्रिटिकल थियोरी को इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी किया जाता है। इन थियोरीज के थ्रू हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स का पता चलता है जिनके थ्रू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल लेवल पर मासेस का एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं नियो मार्क्सिज्म के थ्रू मार्क्सिज्म को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की गई। पहले ये सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर फोकस करता था, बट नाउ इसको कंटेम्प्ररी टाइम्स के अकॉर्डिंग रेलिवेंट बनाने के लिए कल्चरल एस्पेक्ट पर ध्यान देने की बात करी गई। हालांकि ये मान के चलता है कि प्लोरिटरीज का इवन विद चेंजिंग टाइम्स ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन फॉर्म्स बदल गई हैं, तरीके बदल गए हैं, एंड नाउ इवन द प्लोरिटरी इंक्लूड्स द मिडिल क्लास। और इसके थ्रू हमें पता चलता है ऐसे फैक्टर्स के बारे में, ऐसे सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के बारे में जिसके थ्रू वर्किंग क्लास को डोमेस्टिक से लेकर ग्लोबल लेवल तक एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी सफरिंग्स को बढ़ाया जाता है, as well as they address the issues as exploitation, domination and marginalization, जो कि मैं ऑलरेडी कई बार आज मेंशन कर चुकी हूँ। और इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक इकोनॉमिक, एक कल्चरल। इकोनॉमिक में हम स्टडी करते हैं वर्ल्ड सिस्टम थियोरी एंड डिपेंडेंसी थियोरी को, वेराज कल्चरल में हम स्टडी करते हैं क्रिटिकल थियोरीज को। और क्रिटिकल थियोरीज इमेंसिपेशन पर भी फोकस करती हैं कि कैसे हम इंडिविजुअल को डिफरेंट शैकल से या डिफरेंट बेड़ियों से इमेंसिपेट या फ्री कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस को भी रीडिजाइन करने की जरूरत है। और वो कैसे हो सकता है? वर्ल्ड को ज्यादा से ज्यादा फेयर बना के, जस्ट बना के और लेस एक्सप्लॉयटेटिव बना के। ऐसा स्पेशली क्रिटिकल थियोरीज मानती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिस्टम एंड डिपेंडेंसी थियोरी, ऐसा कैसे हो सकता है? थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ इंटरनेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। और क्रिटिकल थियोरीज ने भी ऐसे तरीके बताए हैं जिनके थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस को ज्यादा से ज्यादा फेयर, जस्ट और लेस एक्सप्लॉयटेटिव बनाया जा सकता है।
जिनमें से एक है एक्सपेंशन ऑफ द मॉरल बाउंड्रीज, रीथिंकिंग द स्टेट्स रोल, माइग्रेंट्स के लिए ज़्यादा पॉलिसीज बनाना, एक इंडिविजुअल को उसकी फॉल्स कॉन्शियसनेस से बाहर लाना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और आज की थियोरी विच वाज द न्यू रियलिस्ट थियोरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। साथ ही साथ हम कंक्लूड कर सकते हैं ये कह के कि नियो मार्क्सिस्ट थियोरी एज सच अपने आप में कोई थियोरी नहीं है, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थॉट्स। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।